लोग घर कैसे खरीदेंगे एंड ऑल दैट, राइट? उस पर आता है मेरे को प्रेडिक्शन। सो प्रेडिक्शन नंबर 2 मैं लेके आया था, जो जिसके ऊपर मुझे ज़रूर बात करनी थी। बाई चांस आपने वो टॉपिक छेड़ दिया, उसके ऊपर भी करते हैं। तो ये मेरा सिंपल सा प्रेडिक्शन है, मोस्ट इंडियंस विल नेवर बी एबल टू ओन अ होम। एंड ये मैं बहुत दिल से चाहता हूँ कि भाई मैं गलत साबित हो जाऊँ। मोस्ट इंडियंस मतलब अधिकतर इंडियंस यस कभी घर नहीं खरीद पाएंगे। नहीं, और ये मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा। द एंटायर ड्रीम इज, हम सब काम इसलिए करते हैं मेजॉरिटी इंडियंस कि एक दिन अपना घर बनाएंगे और घर खरीदेंगे। एंड यू आर सेइंग दैट ड्रीम अब इंडिया में पॉसिबल नहीं हो। इंडिया में मेजॉरिटी लोगों को क्या चाहिए? महंगे घर, सस्ते घर। घर चाहिए और महंगे घर चाहिए। अफोर्ड क्या कर सकते हैं लोग? महंगे घर या सस्ते घर? सस्ते घर, राइट? 12% ऑफ न्यू सप्लाई कमिंग इन द मार्केट एज पर एनारॉक। अगेन गूगल पे सर्च करो, एनारॉक के हिसाब से 12% ऑफ द न्यू सप्लाई कमिंग इन द मार्केट्स इज फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। मोर देन 50%, sorry, rest of that is not affordable housing. More than 50% is houses beyond 1.5 crores. Luxury homes, yeah. कैसे खरीदेंगे लोग? And by the way, this is already happening. कमाल की बात है, 2 करोड़ से 2.07 करोड़ से 2.17 करोड़ ऐसे हाउसेज हैं हमारे यहाँ पे जो बने हुए हैं। दे आर एम्प्टी, बने बनाए घर हैं, खाली पड़े हैं। साथ में भी बोलते हैं देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ 1.9 करोड़ हाउसेज इन इंडिया। कहाँ पे बैठते हैं दोनों चीज़ें? आप बिठाओ, कैसे बिठाओगे? लग्जरी हाउसेज एम्प्टी हैं, अफोर्डेबल हाउसेज है ही नहीं। पॉइंट इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? हाउसेज हैव बिकम एन इन्वेस्टमेंट एसेट। वो किसी का छत नहीं रहा है। हमारे देश में अच्छा खासा पैसा जो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर है उसके अंदर कहाँ से आता है? 2 जगह से आता है। वन इज रेमिटेंसेस, बाहर का पैसा जो इंडिया में आता है, कि बाहर जो लोग काम कर रहे हैं। हाँ, अब ऐसा होता है ना, देखो बाहर जो काम कर रहे हैं, बाहर जो आदमी काम कर रहे हैं, जैसे यूएई में है, यूएस में एटसेट्रा, यू कांट इन्वेस्ट इनटू ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स आउट देयर, लिमिटेशंस होती हैं। इंडिया तो आपका अपना ग्राउंड है, यहाँ पे पैसा लेके आते हो, यहाँ पे लेके उसको करोगे क्या? तो जो बाहर नौकरी करते हैं वो इंडिया पैसे भेजते हैं। रेमिटेंसेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज फॉर इंडिया इज द बिगेस्ट कंट्री व्हेन इट कम्स टू रेमिटेंसेस। हमारे देश के लगभग 3.3 करोड़ लोग बाहर हैं। वो बाहर पैसा कमाते हैं अपनी मेहनत से, इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, अपना नाम रोशन कर रहे हैं, अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, पैसा कमाते हैं, उसके प्रोपोर्शन यहाँ पे बेचते हैं। वो नंबर $129 बिलियन ईयर तक आ चुका है। प्रोजेक्टेड है टू FY30 ये नंबर लगभग $180 बिलियन के आसपास पहुंचेगा। मुझे याद नहीं है, नीति आयोग ने बोला था कि, या फिर इकोनॉमिक सर्वे में किसी में तो था। ओके, ठीक है, दीज आर वेरी बिग नंबर्स। अभी जो पैसा आता है, ऐसा नहीं है कि लोग इसलिए बेचते हैं कि चलो हमारे घर वाले वहाँ बैठे हैं वो खर्चा करेंगे, उसके लिए भी आता है, बट अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट पर्पजेस के लिए आता है। कुछ शेयर मार्केट में जाता है, कुछ FDs में जाता है, कुछ आपका रियल एस्टेट में जाता है। फॉर आर Tier 1 बिल्डर्स, DLF हो, लोधा हो, या फिर आपका प्रेस्टीज ग्रुप हो, NRI मनी यूज टू अकाउंट फॉर अबाउट 5 to 10% of bookings as of 15 years ago. Today that is between 20 to 25%. In recent DLF का प्रोजेक्ट जो कि गुड़गांव में लॉन्च हुआ है, it has gone up to 30%. पैसा वहाँ से आ रहा है, वो लोग यहाँ रहने नहीं वाले हैं। These are investments. घर खरीद के रख लिए। नंबर 1. नंबर 2, ब्लैक मनी। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, पिच क्या थी कि बॉस इससे ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, कैश इन सर्कुलेशन हमारी इकोनॉमी में 17 लाख करोड़ था, आज के 34 लाख करोड़ है, डबल है। अब किसी को लगता है कि हाँ भाई ब्लैक मनी नहीं है इंडिया में, गुड फॉर यू। मैं एक बेवकूफ़ आदमी हूँ जिसको लगता है कि ब्लैक मनी तो एग्जिस्ट करता है, और जब ब्लैक मनी होता है वो आपकी 3 जगह जा सकता है, और कहीं चौथी जगह वो जा नहीं सकता। चौथी भी जगह वो भी बता देता हूँ। नंबर 1 इज, आप उसको गद्दे के नीचे, अलमारी में, चावल के उसके अंदर दबा के रख दोगे। कितना रखोगे? करोड़ थोड़ी रख दोगे। देयर इज अ लिमिट। तो फिर 2 और ऑप्शन आते हैं, गोल्ड में ले लो, क्योंकि गोल्ड का अच्छा खासा व्यापार आज भी कैश में होता है। सरकार यही तो कहती है ना कि एक सर्टेन नंबर से ऊपर का लोगे तो आपको पैन कार्ड, आधार देना पड़ेगा। लोग उसके छोटे छोटे बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हैं, गोल्ड वैसे ले लिया जाता है। दूसरा क्या है? रियल एस्टेट। खुला सच है, सबको पता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो, अगर आप मेरी तरह आदमी हो, आपकी तरह की, हमारी है ही खाली कमाई वाइट वाली, कैश का हमारा काम ही नहीं है, तो आप जब प्रॉपर्टी लेने जाते हो तो वो आपको सीधा बोलता है, अच्छा भैया हम जब बात करते हैं कि कितना वाइट कितना ब्लैक, हमारे तो खाली वाइट है, तो वाइट के नाम पे क्यों सामने वाले का टैक्स ज़्यादा लगेगा, वो आपका रेट बढ़ा देता है। पब्लिक नॉलेज ही, फिर भी हम ऐड करते कि नहीं ब्लैक मनी तो है नहीं। ये क्या बकती है?
सिमिलरली एट द सेम टाइम वो जो ब्लैक वाला जो कंपोनेंट है 17 लाख करोड़ 34 लाख करोड़ जो है राइट, वो सारा सर्कुलेशन में नहीं है, इट इज़ हुडेड एज वेल। वो हुडेड कहाँ पे है? वो यहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है। आप सारा गद्दे के नीचे नहीं दबा सकते, सोना कितना खरीद लोगे, तो बहुत सारे लोग रियल एस्टेट करते हैं। वो जो 2 करोड़ से ऊपर अपार्टमेंट्स या घर बंद करके वीकेंड पड़े हैं, उनमें ये वाला पैसा अच्छा खासा लगा हुआ है। अब ऑफकोर्स अब उसके लिए बायर्स आपको जब मिलेंगे तो आप डिप्लॉय करोगे, कोई रेंटल के लिए मिलेगा उतना देने के लिए। अब किसी ने अगर वाइट पे दिखता होगा कि हाँ भाई मैंने 50 लाख में घर लिया है, लेकिन किसी ने लिया है अगर 2.5 करोड़ का घर, वो रेंटल फिर 50 लाख के हिसाब से थोड़ी देगा, उसको तो अपना रिटर्न बनाना है, तो रेंटल उतना बढ़ा चढ़ा के देता है। उतना रेंटल देने वाले लोग नहीं मिलते इजीली, तो रेंट भी इससे ऊपर जा रहे हैं। सोल्यूशन क्या है इसका? अच्छा पहले मैं बता दूं, एक चौथा और वेन्यू जिसपे कैश डिप्लॉय होता है वो होता है कि रोज़मर्रा की जर्नी में जो भी हम खर्चे करते हैं हम कैश में करने लग जाते हैं। 5 स्टार होटल में गए, खाना पीना किया, अच्छा ठीक है 10,000 का बिल है, ये लो कैश ले लो। बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत कॉमन है। आपका एरो सिटी है T3 एयरपोर्ट की जस्ट साथ में, एयरपोर्ट पूरा जो है वो लैंड्सकेप वहीं पे है, उसके अंदर देयर आर लॉट ऑफ 5 स्टार होटल्स। आप जाओ, लोग ओपनली ऐसे बैग लेके घूमते हैं एंड वो बैग से जरा निकालते हैं ऐसे काउंट करके, हाँ जी ये लो 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा, कीप द टिप। बिकॉज है इतना, ऐसे ही थोड़ी है, वो ब्लैक का पैसा है राइट, कि अब कहीं तो डिप्लॉय करना है। ये 4 तरीके हैं। रियल एस्टेट में मुझे इतना पैसा जा रहा है, रिजल्ट उसका क्या होता है? 2 करोड़ घर ऐसे बन के खड़े हैं जिसमें कोई रहता नहीं है। जो घर चाहिए उसकी नीड खत्म, उसकी नीड है लेकिन वो कोई सप्लाई नहीं कर रहा है। क्यों? डिमांड ही लग्जरी वाले की है, क्योंकि पैसा इतना पड़ा, वो डिप्लॉय तो वो लोग करेंगे ना, उनकी तरफ से डिमांड है। अरे बना क्यों नहीं रहे, हम खरीदने को रेडी हैं, इतना कैसे, कहाँ लगाएंगे, कितना सोना खरीदेंगे, कितना 5 स्टार में या फिर कपड़े की दुकान पे खर्चा करेंगे? दैट्स द बिग प्रॉब्लम। रिजल्ट इज, मेरे को बोलने में बड़ा अजीब लगता है कि घरों के रेट ऐसे बढ़े हैं लोग खरीद नहीं सकते। एज आई सेड, फिर से बोल रहा हूँ मैं, एनआरओक का डेटा ये कहता है 12% घर जो आ रहे हैं मार्केट के अंदर वो अफोर्डेबल हाउसिंग है, बाकी सब अफोर्डेबल हाउसिंग में नहीं काउंट होता है। लगभग 50% के आसपास ऐसे हैं जो कि 1.5 करोड़ से ऊपर के घर हैं, नहीं खरीद सकता हिंदुस्तानी आदमी। फिर खरीदने का एक ही तरीका रह जाता है, या तो ये कि अपने पास जो भी अब तक का एग्जिस्टिंग घर है कोई, वो निकाल दो, जो एसेट्स हैं सब कुछ निकाल लो और ले लो। कुछ लोग वैसे करते हैं कि लेना है अब इस घर में 40 साल से रहने, इसकी हालत ख़राब हो गई और कैसे रहोगे, तो आप लेते हो। दूसरा तरीका क्या है? बांध लो अपनी 20-25 साल की 18 साल की EMI और अपने आने वाली आगे की 20 साल उसके नाम कर दो, और कोई तरीका नहीं बचता। So we'll come to this part, okay? You're saying कि लोगों की wait, so usually let's go basics पे पहले। Usually, and I can be purely wrong here, right? Because मुझे समझ नहीं आता इतना ज़्यादा, तो I'm trying to understand from a very curious point. घरों के प्राइसेस एक शहर में, एक देश में, लोगों की सैलरी कितनी है या इनकम कितनी है या बिजनेस इनकम कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। रियल एस्टेट प्राइसेस इजंट, लेट्स से, measured by the buying capacity or the income making capacity of an individual? सर सब कुछ इकोनॉमिक्स की एक सिंपल सी इक्वेशन होती है जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, सब उससे चलता है। तो ये कोई सैलरी वैलरी से को मतलब, तो मुंबई की सैलरी, डिमांड खाली सैलरी वालों की थोड़ी होती है। डिमांड में तो वो वाला पैसा भी है ना कि यार जो ब्लैक वाला है, बट इससे कोई लेना देना नहीं होता, राइट? सो हम डिमांड इज डिमांड। I've read some textbook definition somewhere where कि real estate prices are defined by the people who are making enough money, etc. etc. पता नहीं, somewhere I can be wrong, तभी मैंने पहले I believe मैं भी गलत हो सकता हूँ, मेरा ये मानना है कि अगर डिमांड है तो रेट ऊपर चढ़ेंगे, नहीं है तो उतनी देर से गिरते भी हैं। So वो बन रहा है। So इसीलिए बहुत सारी जो सरकारें हैं, स्पेशली लेट्स से ब्रिटिश कोलंबिया या कनाडा, दिस इज़ द रीज़न, डिमांड एंड सप्लाई, कि जो लोग, अगर तुम्हारे देश के लोग हैं वो बाहर जाते हैं, बाहर जाके बहुत कमाते हैं और फिर कमा के अपने देश में आके खरीदने लग जाते हैं और ऐसे घरों में पैसे डालते हैं जहाँ पे वो रहते नहीं है, राइट? दिस इज़ व्हाट इंडिया का भी इसकी वजह से इन्फ्लेट हो रहा है। Yeah. और ये लगभग 20 से 30% तक आ चुका है, राइट? Yeah. तो बहुत सारी कंट्रीज इसको टैक्स करती है या रोकने की कोशिश करती है, राइट? आई रेड इट समवेयर कि ब्रिटिश कोलंबिया ने उसको नॉन रेसिडेंट स्पेकुलेशन टैक्स करके कुछ बोला था, और 20% का टैक्स इम्पोज किया था कि भाई अगर 1 से 5% के ऊपर हो गया हमारा
तो फिर हम टैक्स करके उसको कम कर देंगे. इनफैक्ट फेडरल कनाडा ने तो बना ही कर दिया था एक टाइम पे कि Absolutely. कोई भी नॉन रेसिडेंट खरीद ही नहीं सकता घर. बिल्कुल. राइट. तो ये 5% के ऊपर जाता है तो दूसरे देश इसके ऊपर ट्रिगर करते हैं, फ्लैग कर देते हैं. खाली 5% का भी नहीं है. हाँ, सो हम सेइंग 5% पे दूसरी कंट्रीज फ्लैग कर देती है. इंडिया में अगर ये 20-30% हो गया है तो वाई आर वी नॉट फ्लैगिंग? क्योंकि इससे तो फिर हमारे देश के लोग अब नहीं खरीद पाएंगे. Up to the lawmakers, the policy makers. बट They are कुछ the तो ones who have to इंसेंटिव answer. होता होगा, इसीलिए आई बिलीव कि इंसेंटिव है बिल्डर्स की तरफ से, एंड वो इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है. हम सब जानते हैं कि रियल एस्टेट इज़ अ ग्रेट प्लेस टू डिप्लॉय द ब्लैक मनी. जैसा भी हमने बात किया, वो ब्लैक मनी इन दिन बना कौन रहा है? इट्स द बिग पीपल, द पीपल ऑफ पावर, द पीपल ऑफ. But isn't then NRI money coming in inside our country is good? Isn't that good? कि वो It is बाहर good. से लोग कमा के इधर पैसे डाल रहे हैं और फिर यहाँ के एसेट्स खरीद रहे हैं, तो एक तरीके से अच्छी चीज़ भी है ना. पॉइंट इज, अगर वो एसेट यूज़ नहीं हो रहा है तो उसका फ़ायदा क्या रहा? देखिए ऐसे समझिए, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना, उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है. अगर आपने उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट ही आपने ख़त्म कर दिया तो फ़ायदा क्या रहा? अगर किसी चीज़ की मल्टीप्लायर इफेक्ट ये थी कि यार एक घर बनाए, ठीक है, वो घर एक बिल्डर ने बनाया, किसी ने ख़रीदा, अब उसमें कोई आके रहने लग गया, वहाँ पे कुछ इम्पैक्ट आया, राइट. यहाँ पे आपने रेट आपने इतने बढ़ा दिए कि वो छोड़ो और 10 लोग घर ले नहीं सकते अब. बट इसकी वजह से शायद इसका नेगेटिव मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आ रहा है ना. रेंट कहाँ कम हुआ ना, रादर क्योंकि किसी ने वो घर इतने महंगे रेट पे खरीदा है, उसको भी अपना रिटर्न बनाना है, वो रेंट ही इतना हाई रखता है. बट अब देखो मुंबई में तो 2-3% के आसपास आ गया रेंट. सर आप एक बात समझो ना कि आप जब घर आप कहीं पे भी लेते हो, राइट, एक यूजुअली लोग क्या कहते हैं, 11 महीने का अग्रीमेंट कर लो, उससे ऊपर का नहीं करेंगे. वाई? क्योंकि उससे ऊपर नहीं तो रजिस्ट्री कराना पड़ेगा, ठीक है. अब 11 महीने में जब रीन्यूअल का टाइम आता है, ऑफ्टन इट इज़ नॉट द यूजुअल 5 और 10%, वो बढ़ाया जाता है ज़्यादा. एंड दिस इज़ वाई, क्योंकि आस्क है, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम. एंड सेकेंड थिंग, एक बड़ी चीज़ है, what happens in real estate does not end at real estate. Real estate consumes a lot of cement, a lot of steel, a lot of paint, a lot of trucks. ट्रक्स चलते हैं तो उसके अंदर डीजल जाता है. डीजल कौन बनाता है? ऑयल रिफाइनरीज बनाती हैं. 30% ऑफ GDP कॉन्ट्रीब्यूट करने सेक्टर का जब ट्रक्स कम चलते हैं, डीजल आपको कम कंज्यूम हो रहा है, रिफाइनरीज का पूरा मैथ चेंज हो जाता है. Yeah. जो पेंट बनाने वाली कंपनीज है, उनको 3 साल लगे वो बनने में कि ओके नाउ वी आर गोइंग टू बिकम एक्सपोर्ट फोकस्ड. अब वो दुनिया भर में पेंट एक्सपोर्ट करने लग गए. रिजल्ट इज अब बाकी कंट्रीज की भी लग रही है. सेम गोज फॉर स्टील. चाइनीज स्टील का बिगेस्ट कंजम्पशन सेंटर वॉज द रियल एस्टेट. इट गॉट टू अ पॉइंट वेयर मल्टीपल बिग चाइनीज प्लेयर्स, लाइक जैसे मैंने अभी कंट्री गार्डन का नाम लिया, दे हैड बॉट आउट सम ऑफ द बिगेस्ट शॉपिंग मॉल्स इन लंडन, इन US. उन्होंने बड़े डिस्काउंट, इनफैक्ट, सो हैव यू हर्ड ऑफ दिस थिंग कॉल्ड सिटी ऑफ लंडन? नहीं. सो देयर इज लंडन. हैव यू बीन टू लंडन एवर? Yeah. लंदन के अंदर एक स्पेशल एक इकोनॉमिक जोन है जिसको बोलते हैं सिटी ऑफ लंदन, जहाँ पे सारे आपको एक साथ वो मिलेंगे, हाई राइजेस एंड टावर्स एंड ऑल, वो सारे एक ही जगह पे. Okay. एंड ऑल द फाइनेंशियल सर्विसेज जो हब है वो वही है. सो एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्ट था, मेरे को याद नहीं मैंने कहाँ पढ़ा था, लगभग 2-2.5 साल पहले मैं पढ़ा था, दैट सम 70% ऑफ सिटी ऑफ लंदन के हाई राइजेस आर ओन्ड बाय चाइनीज पीपल. उस पर क्विप भी लिखा था. क्विप मतलब एक मजाक की बात लिखी थी कि द क्वीन ऑफ लंडन ओन्स लेस ऑफ सिटी ऑफ लंडन देन द चाइनीज पीपल. बट ये इंडियंस के लिए ना, इंडियन बिलियनर्स आर द हाईएस्ट रियल एस्टेट ओनर्स इन द कंट्री. in It city doesn't of limit London. Not really. So there is London and there is City of London. Okay, then City of London you're talking. City of London is the financial services hub. जैसे यहाँ पे है ना कि यहाँ का एक फोर्ट है मुंबई में, फोर्ट वाला एरिया, वहाँ के मैं उसकी बात कर रहा हूँ. एंड आउट देयर एक पूरा अलग ही वहाँ पे लॉज चलते हैं, फाइनेंशियल रेगुलेशंस बहुत अलग हैं, उसको पूरा अलग ही डिस्ट्रिक्ट बनाया हुआ है. एंड रेस्ट ऑफ लंडन में मिलाकर के इतने हाई राइज नहीं जितने उस एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट के अंदर. And majority is owned by Chinese.